हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहानी का शीर्षक है भूतनी का खूनी बदला। और यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग द्वारा सुनी थी जो कोलकाता में काम करते थे। वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार करने गए थे। उस जंगल में एक डाक बंगला था। उसमें पहले से ही कोई बड़ा अधिकारी ठहरा हुआ था। उस डाक बंगले में पहले से कोई बड़ा एक अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। लेकिन ये जो शिकारी करने अंग्रेज अधिकारी गए थे उनको भी एक उसी डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था। डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में बीवी तथा लगभग 15 से 16 साल की एकमात्र उसकी इकलौती लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले में आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। शराब पीने के बाद उन्हें इतना ज़्यादा नशा चढ़ गया कि वो पूरी तरीके से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को बुरी तरीके से नोच डाला। इन पापियों को नशे के धुत में कुछ भी नहीं पता चला और इतना सब करने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। मित्रों, ये कहानी तब की है जब अंग्रेजी हुकूमत भारत पर राज करती थी। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के लिए वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। अक्सर ये डाक बंगले बहुत ही एकांत जगह में हुआ करते थे जहाँ पर कोई भी होटल या ऐसी रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी। वहाँ पर सरकार द्वारा डाक बंगले बनाए जाते थे जिन्हें हम इंग्लिश में बोले तो सर्किट हाउस बोल सकते हैं, जो आज भी होते हैं, आज भी हैं। तो दूसरा सेवक जो कैलाश था उसने हाथ में लाठी ली और दूसरे हाथ में चिराग लेकर दरवाजे के पास गया और बोलता है, कौन है जो इतनी रात में दरवाजे के पास रो रहा है। वह देखता है कि एक किशोरी जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल है वह बैठे रो रही थी। तो कैलाश ने आगे बढ़ते हुए पूछा, बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेजी से फबक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके साथ तथा उसकी माँ की आबरू को भी नोच डाला। बताती है कि फिर कैसे उसकी माँ तथा उसकी भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया गया है। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरीके से सहम गया, पर कैलाश ने निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है। कैलाश की बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरीके से सहम गया, बहुत डर गया। फिर अचानक वह लड़की शांत होकर कैलाश के सामने ये बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां पर उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल खोदकर उन तीनों अस्थिपंजर को बाहर निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा, किशोरी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। कैलाश बोलते हैं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं। तो वो कहती है कि उस किशोरी के बताने के अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले से हमेशा हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जलाकर उन दोनों के नाम का पूजा पाठ भी करवाया।
उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने ना ही लड़की के अस्थिपंजर को जलाया, ना ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए कोई पूजा पाठ भी हो गई तो वह भूतनी योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों को बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत ही कहानी बताकर भगा देता था। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूत ही कारनामे से आने वाले नए नए जो सेवक थे, जो चौकीदार थे, उनको 9-2-11 कर देती थी। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता अब वो वापस नहीं जाता था, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी अब उस लड़की का शिकार हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उसे डराकर अंग्रेजों को मार डालती और उनका खून पी जाती। यह क्रम लगातार चलता रहा। उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत एक रहस्य बनती गई। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद भी ना हत्यारा पकड़ में आ रहा था, ना ही मरने वाले अंग्रेजों शिकारियों अधिकारियों की मौत का कारण पता चल रहा था। धीरे धीरे यह खबर क्षेत्रों में, अंग्रेज अधिकारियों में, शिकारियों में आदमी फैल गई कि पुराने डाक बंगले में शहर में ठहरने वाला हर शिकारी की रात आखिरी रात होती है और वह सूरज नहीं देख पाता है। 2-3 वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला पूरी तरीके से खंडहर हो गया था, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह थी। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, एक जवान लड़की बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती और किसी को दिखाई नहीं देती। एहसास कराती थी क्योंकि वह बराबर रोती रहती और किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा एक भूतनी के संपर्क में आ गई। ये दोनों आदिवासी थे और इनकी भी एक अलग कहानी है। दोनों बताते हैं कि जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल आई। युवा भूतनी उन दोनों भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करते रहे। 2-3 दिन के मेहनत के बाद उन्होंने अपने हत्यारों की पहचान कर ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती जवान लड़की बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर गई। घर पर उस अंग्रेज अधिकारी के अलावा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे फंसते देर नहीं लगती, यह बात बहुत सत्य है। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरीके से विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती ने भूतनी उस अंग्रेज से कहती है कि मेरी भी एक सहेली है और वह भी बहुत खूबसूरत है, क्यों ना मैं उसे भी लेकर साथ में चलूं। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी के साथ अंग्रेज शिकारी से मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरीके से उस भूतनी के माया जाल और रूप जाल में फंस गया था। चारों हत्यारे, चारों अंग्रेज अधिकारी और दोनों भूतनियां, जो दोनों ही इन अंग्रेज अधिकारियों के शिकार हुई थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस लौट चलें, शहर चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस भूतनी ने कहा कि ना, आज हम लोग रात को यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला बुक नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह भूतनी बहुत अच्छे से मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र की आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे।
अब हुआ यूं कि कुछ उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली। मड़ई मतलब एक छप्पर डाल के इस तरीके से बोलते हैं मड़ई, लेकिन उसके अंदर ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं थी। जैसे ही वो अंग्रेज शिकारी उस मड़ई के अंदर घुसे तो उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि मड़ई के अंदर महलों और बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई, साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना भी तय हो गई, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना लेती। ऐसा रूप जिसे देखते ही देखते अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज शिकारियों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत न थी कि वह ना करे, क्योंकि सब पूरी तरीके से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी की युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास में खड़े एक मोटे पेड़ की शाखा को उछलकर इतना जोर से चीखा कि वह पूरी शाखा ही नीचे जमीन पर टूटकर गिर गई। उसके बाद विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर डाला और उसके खून को पी गया। उसका खून पूता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबे लंबे विकराल जीव निकालते हुए खून से भी पीने में उसका साथ देने लगी। बड़े बड़े नाखूनों के साथ शरीर पर जगह जगह चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और आंखों में विकराल और भयानक रूप बना बड़े बड़े नाखूनों के साथ दोनों ही भूतनियाँ उन अंग्रेज शिकारियों को नोच रही थी और खा रही थी। इसके बाद तीनों भूत और भूतनी ने मिलकर एक एक सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभिन्न लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं है। कैलाश को सब कुछ पता था, लेकिन उसने कभी किसी को कोई बात नहीं बताई। फिर एक दिन समय निकालकर कैलाश ने गोपनीय रूप से उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा दिया, उसके लिए पूजा करवा दी। मित्रों, यह कहानी काल्पनिक है और यह हकीकत भी हो सकती है। उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति और संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमेशा वैसा ही कार्य करें जैसा आप दूसरों के साथ करना चाहते हैं। मित्रों, मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो में को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। जय बजरंगबली की।